अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी प्ले लिस्ट का। तो ये जो आज का लेक्चर है तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही होगा, जो हमने कल पढ़ा कि एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव किए जा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अब वही इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एक नेट मोशन देनी है, तो आपको पता है कि वो मोशन कैसे देते हैं, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐरे गैरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उधर बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उस वहां पर उस कंडक्टर में, मगर सच इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, आर कन्फाइंड इन द शेल्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपको करंट देते हैं, इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करते हैं, फिर ड्रिफ्ट हो जाते हैं और इनको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, जो हमने कल ही निकाला कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर निकलती है, vd इज इक्वल टू e tau by m, where E is the electronic charge and E is the external electric field applied. Tau is the relaxation time, average or mean collision time divided by m is the mass of the electron. समझ में आया? इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे लगता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे तभी ये करंट देंगे कि नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो डीसी और डायरेक्ट करंट और स्टडी करंट इन अ सर्किट इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेटिंग ड्रिफ्टेड। अगर वो ड्रिफ्ट नहीं हुए तो आपको करंट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि एक करंट तब तक नहीं आ जाएगी, एक स्टडी करंट आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, वो ड्रिफ्ट ना हो जाए, तो उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना मिले। तो इस बात से मुझे यह लगता है कि देयर शुड बी सम रिलेशनशिप between the drift velocity and the current in the circuit, because it is the drift velocity which is responsible for the current in the circuit। क्योंकि जब भी वो ड्रिफ्ट होते हैं तभी उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मोशन मिलती है और वही मोशन वो करंट प्रोड्यूस करती है। आर यू गेटिंग मी? सो इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि किसके साथ रिलेट होनी चाहिए, करंट के साथ। तो आज का जो लेक्चर है वो यही है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं इधर, और रिलेशन बिटवीन, बहुत ही तगड़ी रिलेशन है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आगे भी काम आ जाएगा, और फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये रिलेशन पक्का आता है, या तो 3 मार्क्स का या तो 2 मार्क्स का आ सकता है इस पे क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। आर यू गेटिंग मी? मगर पहला क्वेश्चन ये कि क्या होनी चाहिए, वो मैंने बता दिया। जब भी ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे तभी तो फ्लो हो जाएगा, और जब भी फ्लो हो जाएंगे तभी तो करंट आ जाएगी। दैट इज मैं बोल रहा हूं कि एक होता है कि आप रिलेशन डिड्यूस करिए, दूसरा ये चीज होता है कि क्या है भी सही, तो सच में इनके बीच में रिलेशन होनी चाहिए, और वो अब देखेंगे वो क्या है। उसके लिए क्या करना है मुझे, चलो मैं एक वायर को लेता हूं, छोटी वायर, इतनी वायर ले ली मैंने जितना ये मार्कर है। अब मैं उसको जूम करके दिखाऊंगा आपके सामने। चलो, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये मैंने एक वायर ले ली। आर यू गेटिंग मी? आपको पता है कि इसमें लैटिस आयन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। और आपको पता है कि एक सॉलिड में जो करंट होती है वो मैक्सिमम टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स किन की वजह से होती है, उन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर है। अब मुझे बताओ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये अभी क्या कर रहे होंगे, ये अभी रैंडमली मूव किए कर रहे होंगे, सही बात है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो कंडक्टर लिया मैंने, ये जो वायर ले ली मैंने, ये जो मार्कर है यहां पर, यही आप मान लीजिए यही वायर है, और सपोज दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, कितना है A। चलो, ये जो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो मैंने आपको मार्कर से दिखाया, चलो दिस इज A, तो यहां पर भी क्या होगा, A। तो सपोज ये जो मैंने कंडक्टर ले लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
कितना लिया मैंने इस कंडक्टर का ए, सही बात। और इसकी जो लेंथ है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया इस कंडक्टर का, सपोज दिस इज इट्स लेंथ एल, सपोज कैपिटल एल वी इट इज लेंथ, ये मैंने इसकी लेंथ ले ली। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बताओ कितनी ले ली, बताइए कितनी ले ली मैंने, एल, सही बात, ठीक है। सपोज ये जो नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने हैं इसमें, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये वो लूजली बाउंड जिनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं वही आपको करंट देते हैं। सपोज इस कंडक्टर में n स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दैट इज स्मॉल n, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये अभी से याद रखना, आगे भी काम आ जाएगा ये वाला टर्म, ये वाली टर्म, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में ये जो पूरा वॉल्यूम है वो मैं नहीं ले रहा हूं, सपोज यहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम है, सपोज इट इज द यूनिट वॉल्यूम, सपोज यहीं पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हैं वो मैंने मान लिया, सपोज दैट इज स्मॉल n। इस स्मॉल n को अभी से याद रख लो, दिस स्मॉल n जब भी यूज होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसका मतलब यही होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, छोटे यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने कितने रखे, n। आप बोलेंगे सर दीज आर द स्पेसिफिकेशंस, ये इस कंडक्टर की स्पेसिफिकेशन है, ये जो मैंने कंडक्टर ले लिया ये क्या क्या है, इसके पास क्या क्या है वही मैंने लिखा, ये कंडक्टर की लेंथ L है, ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं यूनिट वॉल्यूम में, टोटल कंडक्टर में नहीं बता रहा हूं मैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं n, इतना दिया गया है, ये है आपके पास कंडक्टर। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को करंट, इस कंडक्टर के थ्रू करंट चलाते हैं, और करंट कब चलेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि ये तब तक ड्रिफ्ट नहीं होंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करिए। अब बताइए अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कि नहीं किया, बिल्कुल। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, सही। और इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इन पे क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, किधर की तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्या ये उधर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। सो ये इलेक्ट्रॉन्स अब इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, रैंडमली चल रहे हैं, मगर आपको पता है कि अब ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सपोज इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है v सबस्क्रिप्ट d, समझ में आया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स अब किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। अब करंट आएगी कि नहीं आएगी, सपोज I इज द करंट इन दिस कंडक्टर, इतना मैग्नीट्यूड है करंट का, कितना I इज द करंट इन दिस कंडक्टर, क्योंकि करंट क्यों आएगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, हमने इस करंट और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालनी है, याद रखा। बट आप मुझे बताओ वो रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम सिंपल एक क्वांटिटी को लेंगे, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लो या करंट ले लो, मगर बेस्ट ये है कि आप करंट को ले ले, क्योंकि करंट की रिलेशन सबसे सिंपल है। बताइए I किसके बराबर है, करंट किसके बराबर होती है, ये होती है टोटल चार्ज या नेट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चार्ज चला वो आपको मेजरमेंट ऑफ द करंट देगा, सही बात। तो इसी I को लेते हैं। अब इस I को निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको तो नेट चार्ज चाहिए, और दूसरी बात क्या चाहिए, टाइम। और टाइम कितना होगा कि जितना इस चार्ज को, जितना भी चार्ज इस कंडक्टर में है, इस एंड से लेके इस एंड तक आने में उनको कितना टाइम लगा, सपोज t टाइम लगा, कितना लगा, t टाइम। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, तो वो टाइम इधर लिखना पड़ेगा, और कितना चार्ज शिफ्ट हुआ इधर वो इधर लिखना पड़ेगा, यू विल गेट द करंट। बस यही चीज है, बस यही खत्म, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। अब क्या क्या निकालना बाकी है,
है। एक तो हमने नेट चार्ज निकालना है जो फ्लो हो रहा है, जो ड्रिफ्ट हो रहा है, और दूसरी बात ये भी निकालना है कि इस कंडक्टर से वो जब निकलेंगे तो उनको कितना टाइम लगा, वो इधर लिखना है। जब वो दो यहां पर लिखेंगे आपको करंट निकलेगी, और जो भी निकलेगा यहां से वही होगी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही बात। पहले किसको निकालेंगे, क्यू को, कितना चार्ज चला। मगर हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है। सपोज मैंने चार्ज को निकालना है, क्यू को निकालना है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने पढ़ा कि ये जो चार्ज होता है ये होता है Ne, कैपिटल Ne, where n capital N is the number of charge carriers into charge from the क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, जो आपने पढ़ा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो चार्ज तो पता ही है आपको कि इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है, E स्मॉल e। दिस इज द चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N। जब वो आप यहां पर निकालेंगे कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको क्या निकला, Q। उसके बाद क्या निकालना है, T, और आपको रिलेशन आ जाएगी। तो Q को निकालने के लिए, अब इस Q को निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना है, N। व्हाट इज N? N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर हमें वो नहीं पता, हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपको इस कंडक्टर का वॉल्यूम पता चल गया, आपको n से मल्टीप्लाई करना, स्मॉल n से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। आपको इस कंडक्टर का वॉल्यूम जब पता चलेगा, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस n से, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। तो अब हम यहां पर क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, n इंटू क्या करना है, वॉल्यूम। n इज द टोटल, स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। बताइए इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। आपको पता है वॉल्यूम जो होगा, जो इस मार्कर का वॉल्यूम होगा, वो होगा एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। Are you getting me? Area into length, that will give you the area volume of this marker। तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है L, A इंटू L क्या देगा आपको, वॉल्यूम। तो यहां पर ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैं कैपिटल N से लिखूंगा, वो किसके बराबर निकलेगा, N इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, कैपिटल A इंटू कैपिटल L। This is the total number of conduction electrons or free electrons in this conductor। मगर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है और उसका चार्ज भी पता, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी पता, तो अब मुझे पता चार्ज कितना है। Therefore टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर में अब कितना चार्ज है। समझ में आया मैं कैसे किया। मैं पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, और जब पता चला कि इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं टोटल में, कैपिटल N इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो वो होगा Ne। N तो आपने अभी निकाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कितना निकला, स्मॉल n। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में, इंटू A इंटू L, दिस इज कैपिटल N, समझ में आया, इंटू E। तो आपको जो टोटल चार्ज इस कंडक्टर में है, जो चलेगा, जो ड्रिफ्ट होगा, वो कितना है, वो चार्ज स्मॉल n A L E, वेयर स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया क्यों निकाला। अब क्या निकाला, करंट को निकालने के लिए आपको और क्या चाहिए, T चाहिए, क्योंकि जब चार्ज पता है कि कितना है इस कंडक्टर में, वो जब चलेगा उसको कितना टाइम लगा, T, तो वो T निकालना है। अब T निकालेंगे। अब बात समझिए, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, ये सारे के सारे इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, किस वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, Vd के साथ। आर गेटिंग मी, जो कल ही पढ़ा हमने। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा चार्ज जब यहां से यहां तक चलेगा तो करंट देगा। आर गेटिंग मी। सपोज ये पूरा चार्ज तब चलेगा जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो इस एंड पे था
वो यहां पहुंच जाएगा, तब जाके पूरा चार्ज क्यों चला होगा, फ्लो हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो टी है, सपोज मैं ये कहता हूं कि ये टी जो है, इट इज द टाइम टेकन बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू ड्रिफ्ट बोलना है, टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। कितना टाइम लगा, स्मॉल टी। अब मुझे बताओ वो कितनी तेजी के साथ चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो यहां से यहां आएगा ना, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आपको डिस्टेंस भी पता, अब आपको स्पीड भी पता, तो टाइम पता चल गया। देयरफॉर टी जो टाइम होता है, आप मुझे पहले बताओ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग मी? बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई लास्ट इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एल। और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट एल हुई तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो जा रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वीडी। तो टाइम भी पता चला, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो चलेगा उसको इतना टाइम लगेगा, जब वो इधर चला होगा वो उसको जब इतना टाइम लगा होगा, बताओ चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, क्यों, बिकॉज दिस क्यू इज ऑल इनसाइड दिस कंडक्टर। तो उस टाइम कितना चार्ज चला होगा, क्यू। इस टाइम टी के बाद आपको कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, क्यू। वो कितना निकाला हमने, एन ए एल ई। देयरफॉर अब मुझे बताओ, मुझे लगता है कि यहां पर नहीं दिखेगा आपको, मैं इधर लिखता हूं। नाउ मुझे आई बताओ, जो करंट है वो किसके बराबर होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। चार्ज जो फ्लो हुआ यूनिट टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू। वो क्यू कितना है, स्मॉल एन कैपिटल ए कैपिटल एल स्मॉल ई, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, एल डिवाइड बाय वीडी। एल डिवाइड बाय वीडी, जो तीसरा डिवाइड है वो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, एल डिवाइड बाय वीडी। समझ में आया, दिस इज द करंट जो यहां आ जाएगी। अब मुझे बताओ यहां पर लेंगे तो अब द कंडक्टर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल। तो आई किसके बराबर निकला, एन ई ए वी डी। ये जो करंट आ गई अब वो किसके बराबर आई, एन स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इट, यहां पर ध्यान दीजिए, एन जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टर, कि उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ई इट इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन तो वो तो पता ही है। ए एरिया ऑफ द कंडक्टर, वो भी तो पता है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर। वीडी दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है ये वीडी, यहां पर देखिए ये टाउ पे रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, और वो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता। तो इसका मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती। तो यहां पर आप देखिए ये तीन है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टर के। अब मुझे एक बात बताओ, ये आई है इधर करंट और इधर वीडी है, इज इट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। अब इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। अगर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगी, मतलब कि नेट मोशन अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि जो स्टेडी करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज मैं मानता हूं कि उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ही नहीं हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होंगे, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 है, बताइए करंट के बारे में आप क्या कहेंगे, करंट तो 0 होगी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था आपको, लेक्चर के पहले ही बोला था आपको कि इफ देयर इज नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी then there will be no current. It is the drift velocity of the electrons which gives rise to a DC current or to a steady current. Steady current को प्रोड्यूस करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कितनी तेजी के साथ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसका वैल्यू यहां पर पुट करिए, यू विल गेट द करंट इन दैट कंडक्टर। समझ में आया? सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन between the current and the drift velocity. I is equal to NEAVD. सही बात। अब बात समझिए,
ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। आर गेटिंग मी? अगर मैं यहां पर इसको अब क्या लिखूं कि ये जो आई है ये मैंने यहां पर कन्वेंशनल करंट ले ली। मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी हम सर्किट को एनालाइज करते हैं वहां पर हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है करंट को डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता। हमें बाद में पता चला कि जो बुजुर्गों ने करंट की डायरेक्शन ले ली थी वो गलत थी, उसके उल्टी डायरेक्शन आ रही है। आर यू गेटिंग मी? मगर उससे करंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दैट इज वाई हम अब भी उनका सम्मान रखते हैं, बुजुर्गों का सम्मान रखते हैं, तो इसीलिए हम कन्वेंशनल करंट ही लेते हैं। बताइए कन्वेंशनल करंट किधर की तरफ होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द कन्वेंशनल करंट। मगर आप बोलेंगे सर फिर तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर है, जिधर की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं। आपने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो माइनस ई है, अगर मैं यहां पर माइनस ई लूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर की तरफ है उसके ठीक अपोजिट कन्वेंशनल करंट मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इधर की तरफ हो रहे हैं, एंड दैट करंट इज कॉल्ड ए कन्वेंशनल करंट। तो यहां पर आपको एक और पॉइंट लिखने को मिला कि द डायरेक्शन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टोटली अपोजिट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ होती है और करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ। मगर कौन सी करंट? कन्वेंशनल करंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट उधर ही की तरफ होगी। आया समझ? अब मैं यहां पर एक और टर्म को निकालता हूं। देखिए ये जो हमें अब रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच निकली वो क्या निकली? वो ये है कि I इज इक्विवेलेंट टू NEAVD, V सबस्क्रिप्ट D, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर हम एक और फिजिकल क्वांटिटी को जन्म देते हैं कि ये जो करंट है डिवाइड में करेंगे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वी गेट NEVD. Are you getting me? I divided by A. Are you getting me? What does this I divided by A mean? It means the current flowing per unit area. मतलब कि एक पॉइंट के कंडक्टर के पॉइंट के थ्रू कितनी करंट चली उसको बोलते हैं I divided by A, और इसका नाम है करंट डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं J से। तो करंट डेंसिटी आपको निकली NEVD, बिकॉज करंट डेंसिटी, इस J का नाम क्या है? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे डिफाइन? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ में आया? जब भी करंट चलेगी तभी करंट डेंसिटी होगी। करंट डेंसिटी ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट अमाउंट ऑफ द करंट that passes through a point of that conductor, या करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया से कितनी करंट गुजरी। तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आप कंडक्टर के अंदर जा रहे हैं। सो ये जो J है ये जो करंट डेंसिटी है इट हैज बीन टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस करंट डेंसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और यहां पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो E को अपना चार्ज देना पड़ेगा। E नहीं है, इट इज एक्चुअली माइनस E। तो इसका मतलब यह है कि ये जो करंट डेंसिटी है इट हैज बीन टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्शन इज टोटली अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है? कन्वेंशनल करंट की। तो हम ये बता सकते हैं यहां से कि जिधर की तरफ कन्वेंशनल करंट होगी, कन्वेंशनल करंट, जिधर की तरफ आपको कन्वेंशनल करंट होगी उधर ही की तरफ ये करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी होती है इसकी उधर की ही तरफ डायरेक्शन होती है। आया समझ? तो ये है करंट डेंसिटी की रिलेशन। और इस करंट डेंसिटी का खुद बताइए क्या ऐसा यूनिट होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मगर वो एरिया उस करंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? ये चीज है करंट डेंसिटी। एक और टर्म है यहां पर, एक और फिजिकल क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो वो भी देखते हैं वो मोबिलिटी किसके बराबर होती है। तो ये जो मोबिलिटी होती है ना, इट इज डिनोटेड बाय मोबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। और मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो
ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो यहां पर मोबाइल है, मोबाइल मतलब जो चलते हैं, कौन चल रहे हैं यहां पर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों चले? क्योंकि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। तो हम कह रहे हैं कि उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मिली यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस चीज को हम बोलते हैं मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम देखते हैं कि एक चार्ज कैरियर को कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो इससे नापते हैं हम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर दे दीजिए। आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाय एम होता है, तो यहां पर मैं वैल्यू देता हूं स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम आया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले मैंने लिखा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मोबिलिटी। तो ई और ई गया, आपको मोबिलिटी किसके बराबर निकली? ई टाउ बाय एम। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि ये जो चार्ज कैरियर है उसकी मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? उसके मास पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये जो टाउ है इट इज नॉट टेम्परेचर, एक्चुअली इट इज रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। दैट इज व्हाई मैं मोबिलिटी को भी बोलता हूं कि ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। मगर मोटे मोटे तौर पे आपको पता है कि चलो मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। चलो मैंने प्रोटॉन को भी चलाना है और इलेक्ट्रॉन को भी चलाना है, मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बताइए किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। आर यू गेटिंग मी? और मास इलेक्ट्रॉन का कम है कि प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है, वो कम है, और प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा है। और अगर मास ज्यादा होगा तो प्रोटॉन की मोबिलिटी, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लिया, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बताइए किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? आप कहेंगे कि जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा। बताइए इलेक्ट्रॉन का मास कम है कि ज्यादा? इसका मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। आर यू गेटिंग मी? दैट इज व्हाई मैक्सिमम टाइम्स आपको पता है, जो कल भी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मोबाइल हो जाते हैं, तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका यूनिट तो आप खुद निकाल सकते हैं कि मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा। बताइए वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, ऊपर जाएगा तो वो क्या बना? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द मोबिलिटी। आर यू गेटिंग मी? तो समझ में आया? और ये जो मोबिलिटी है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द चार्ज कैरियर पे डिपेंड करती है। और किस पे करती है डिपेंड? रिलैक्सेशन टाइम पे। और रिलैक्सेशन टाइम खुद किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मोर इज द टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कोलिजन जल्दी होगा, तो टाइम क्या लगेगा? कम, तो कोलिजन टाइम कम होगा। जब कोलिजन टाइम कम होगा तो मोबिलिटी भी कम होगी। दैट इज वाई समर में आपको करंट कम मिलती है। रीजन ये है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम मिलेगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो मोबिलिटी कम होगी, वो कम धीरे धीरे चलते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो उनकी मोबिलिटी डिक्रीज होती है। तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफी है, और इस पे अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी मैं बहुत थक गया, तो रोजा भी है, आपको पता है कि हमारे फास्ट चल रहा है आजकल, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आज वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूं, और कल इंशाल्लाह इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।